नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 10 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो अपनी ना इकोनॉमी की रिवीजन है 9 बजे से, तो मुझे लगा मैं जल्दी वीडियो बना देता हूँ जल्दी से। तो 3 इश्यूज़ अपने को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले स्पेस को गार्ड करने से संबंधित आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा? दूसरा आर्टिकल इंडिया मलेशिया रिलेशंस से संबंधित है द हिंदू का। तीसरा आर्टिकल जीरो डे से संबंधित है, यानी अर्बन वाटर क्राइसिस से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो, स्पेस को गार्ड करने से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से और जीएस पेपर 2 के आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख लीजिए। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, देखो पहले जब भी स्पेस की बात आती थी ना, हमारे दिमाग में क्या आता था? हमारे दिमाग में आता था एक्सप्लोरेशन। हमारे दिमाग में आता था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहला पर्सन जिसने मून पर कदम रखा। हमारे दिमाग में आता था इसरो के पीसफुल मिशंस। लेकिन देखो अब वो वाली बात नहीं रही। 2026 की रियलिटी ये है, स्पेस जो है ना अब एक कंजेस्टेड स्पेस बन गया है, कंटेस्टेड स्पेस बन गया है, कॉम्पिटिटिव स्पेस बन गया है। कंटेस्टेड मतलब सभी मेजर कंट्रीज ना स्पेस में अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, और कंजेस्टेड मतलब इतने ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं कि स्पेस में जगह मिलनी कम हो गई है। और कॉम्पिटिटिव मतलब एक रेस चल रही है विभिन्न देशों के बीच में कि मुझे इस देश से आगे निकलना है। अब सिर्फ साइंस एंड फिक्शन नहीं रह गया, स्पेस जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन गया है। स्पेस कि देखो मॉडर्न वारफेयर में जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे आपको एक बात बताऊं, राइटर इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये रहा ड्यूल एक्सिस फ्रेमवर्क। उसकी बात मैं बाद में करता हूं। पहले एक चीज़ ये भी बता दूं, देखो हम ना दोनों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। एक साइड चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और दोनों के साथ में जो बॉर्डर है, दोनों के साथ में जो हमारी सिचुएशन है, इक्वेशन है, काफ़ी ख़राब है। मतलब हाईली मिलिटराइज्ड जोन है दोनों देशों के साथ में। तो इंडियन स्पेस फोर्स को मजबूत करना ये अब हमारे पास में चॉइस नहीं है, मतलब मजबूरी ही है। हमें हमारी स्पेस फोर्स को मजबूत करना ही होगा, अदरवाइज दुश्मन देश हमसे एज ले रहा है इस मामले में। समझ गए? 21वीं सेंचुरी में अगर देश की सुरक्षा करनी है तो आप स्पेस फोर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे बात सिर्फ देखो इंटेंट होने से काम नहीं चलेगा कि सरकार ने बोला है कि हाँ करेंगे, भाई एक्शन लेना होगा। अब ड्यूल एक्सिस फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, कैसे जो स्पेस फोर्स है वो हेल्पफुल है। देखो एक्सिस 1 स्पेस का कैसे इस्तेमाल हो सकता है डिफेंस पर्पस के लिए। दूसरा एक्सिस जो स्पेस में हमारी एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा करना। तो पहले एक्सिस की हम पहले बात करेंगे कि स्पेस का कैसे यूज किया जा सकता है डिफेंस पर्पजेज के लिए। जैसे देखो स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स है ना, तो दुश्मन की एक्टिविटीज पे ना नजर आसानी से रखी जा सकती है। आप बोलोगे सर इसके लिए तो कैमरा भी हो सकता है। भाई कैमरा जो है ना, नॉर्मल कैमरा, वो बादलों के नीचे नहीं देख सकता है, वो अंधेरे में ज़्यादा बढ़िया पिक्चर्स नहीं देता है। लेकिन स्पेस में हमारा सिंथेटिक एपर्चर रडार है, वो अंधेरे में भी देख सकता है, बादलों के नीचे देख सकता है, और दुश्मन की हर एक्टिविटी पे नज़र रख सकता है। तो इसमें हमने क्या किया, स्पेस का हम यूज़ कर रहे हैं डिफेंस पर्पज़ के लिए। कम्युनिकेशन मान लीजिए यार, दुश्मन पे बॉर्डर पे बैठा हमारा सोल्जर है, वो डायरेक्ट अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बात कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है करना क्या है। जैसे वो देखो मैं आपको बताऊं, अभी ये जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं M.N. नरवणे, उनकी एक बुक को लेके विवाद हो रहा है ना, तो बुक में उन्होंने यही तो बताया कि क्लास की कोई चोटी थी जिसपे चाइना के जो सैनिक थे वो टैंक लेके आगे बढ़ रहे थे। देखो दूर दराज के इलाकों में एक्टिविटी हो रही, और सीधा प्रधानमंत्री को पता लग रहा, मिनिस्टर्स को पता लग रहा, विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स पता लग रहा कि देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सैटेलाइट के माध्यम से पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट है नेविगेशन। अब मान लो पाकिस्तान में कोई आतंकवादी कैंप है, वहाँ पे हमला करना है, 500 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल लॉन्च कर दी। लेकिन देखो 500 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल हमने लॉन्च कर दी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ में वो मिसाइल
टारगेट को हिट करनी चाहिए, अदरवाइज सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें भूमिका निभाएगा स्पेस। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए स्पेस का कैसे इस्तेमाल हो रहा है डिफेंस पर्पजेज के लिए, डिफेंस सेक्टर में। लेकिन अब देखो, मान लो हमारी आंखें स्पेस में है, हमारी एसेट स्पेस में है जो हमें हेल्प कर रही है, तो उस एसेट को तो हमें बचाने की आवश्यकता है ना। तो ये है डिफेंस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस में जो एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा। समझ गए? अब बोलोगे सर स्पेस में जो हमारी एसेट्स है उसको कौन नुकसान पहुंचाएगा? देखो, दो तरह के नुकसान पहुंचने के डर हैं, एक नॉन मिलिट्री थ्रेट है, एक मिलिट्री थ्रेट भी है। मिलिट्री थ्रेट में काइनेटिक थ्रेट भी है और मिलिट्री थ्रेट में नॉन काइनेटिक थ्रेट भी है। सब समझाता हूं। सबसे पहले नॉन मिलिट्री थ्रेट की बात करते हैं। स्पेस में देखो इतना ज्यादा कचरा है, इतना ज्यादा कचरा है, डर लगता है। छोटा छोटा कचरा भी ना गोली की स्पीड से मूव कर रहा होता है। पता लगे कोई कचरा हमारे सैटेलाइट से आके टकरा जाए, और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था जो युद्ध में काम आने वाला था, लेकिन अब वो सैटेलाइट है नहीं, तो युद्ध में तो इंडिया की सिचुएशन खराब हो जाएगी। एक ना सिंड्रोम है, कैसलर सिंड्रोम है। मान लो एक छोटा सा कचरा एक सैटेलाइट से टकरा गया, अब उस सैटेलाइट के ना हजारों टुकड़े हो गए, छोटे 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 छोटे। ये हजारों टुकड़े जो हैं वो स्पेस में घूमने लगेंगे, फर्दर बहुत सारे सैटेलाइट्स को तबाह करेंगे। जिन सैटेलाइट्स को तबाह करेंगे उनके भी लाखों टुकड़े होंगे। समझ रहे? फिर वो लाखों टुकड़े बहुत सारे और सैटेलाइट्स को तबाह करेंगे, तो ये डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा, चैन रिएक्शन हो जाएगी, और स्पेस में बहुत सारी जो एसेट्स है वो तबाह हो जाएगी। तो कैसलर सिंड्रोम का डर बहुत बड़ा डर है। इवन सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे भी सैटेलाइट्स को बचाना है अपने को। लेकिन ये तो देखो नेचर के थ्रेट्स हैं, एक्सीडेंटल थ्रेट्स हैं। मिलिट्री थ्रेट्स की बात करते हैं। मिलिट्री थ्रेट्स में नॉन काइनेटिक थ्रेट्स क्या क्या है? मान लो दुश्मन देश चाइना जो है हमारे सैटेलाइट्स को जैम कर दे, या फिर स्पूफिंग जीपीएस। स्पूफिंग जीपीएस मतलब सैटेलाइट को हैक करके मजबूर कर दे हमारे देश की सेना को गलत कोऑर्डिनेट्स देने के लिए। जैसे सैटेलाइट बता रहा है हमारे देश की सेना को, एक टुकड़ी को, कि आप पॉइंट ए पे हो, लेकिन वास्तव में वो पॉइंट बी पे हैं जहां पे पहले से दुश्मन देश ने जाल बिछा रखा है। तो इस प्रकार से गलत कोऑर्डिनेट्स देने के लिए सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है। फिर साइबर इनकर्जन। साइबर इनकर्जन मतलब जैसे जमीन पे जो कंट्रोल सेंटर है ना, जो सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, उसे हैक कर लिया दुश्मन देश ने, फिर उसे हैक करके सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये भी डर है। ये तो चलो नॉन काइनेटिक थ्रेट्स हैं। अब काइनेटिक थ्रेट्स की बात बताऊं आपको। काइनेटिक थ्रेट्स जैसे देखो, मान लो जमीन से ही कोई मिसाइल लॉन्च करके दुश्मन देश ने हमारे सैटेलाइट को तबाह कर दिया, या फिर एक सैटेलाइट भेज दिया, दुश्मन देश ने एक सैटेलाइट भेज दिया और वो सैटेलाइट जो है स्पेस में हमारे सैटेलाइट से जाके टकरा गया, या फिर एक सैटेलाइट भेज दिया चाइना ने, वो स्पेस में जाके उसने हमारे सैटेलाइट को रोबोटिक आर्म से पकड़ लिया और काम करने से रोक दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। तो ये काइनेटिक थ्रेट्स हैं। समझ गए? ये कौन से थ्रेट्स हैं? ये काइनेटिक थ्रेट्स हैं। फिर राइटर बोलते हैं, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, एक ये भी है, मान लो दुश्मन देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया स्पेस में, तो उस स्पेस में अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस निकलेंगी, जिसके चपेटे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एसेट आएगा वो पूरा फ्रीज हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो ये भी डर है। अब इन थ्रेट से निपटने के लिए ना अलग अलग देशों ने ना अलग अलग प्रयास किए हैं। जैसे यूएसए ने अपना अलग से एक फोर्स बना दी है, स्पेस फोर्स। जैसे देखो यूएसए में नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, वैसे ही चौथी अलग से फोर्स ही बना दी, स्पेस फोर्स। अब ये जो स्पेस फोर्स है यूएसए में, इसके अलग से ऑफिसर हैं, अलग से इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सब कुछ अलग से ही होता है। इवन चाइना ने क्या किया, चाइना ने देखो एक कंसोलिडेटेड फोर्स बना दी, स्पेस फोर्स, साइबर फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मिला के पीएलए एरोस्पेस फोर्स बना दी। फ्रांस ने भी इंटेंशन जाहिर की कि हम स्पेस वेपन्स बनाने वाले हैं। इजराइल ने तो भाई साहब नवंबर 2023 में ना स्पेस में एक मिसाइल को तबाह कर दिया।
एक मिसाइल उनकी तरफ आ रही थी, स्पेस में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा स्टेटस क्या है। देखो, मिशन शक्ति हमने 2019 में लॉन्च किया था, हमारे पास भी अब कैपेबिलिटी है, हम दुश्मन देश के सैटेलाइट्स पे वार कर सकते हैं जमीन से, ये हमारे पास में अब कैपेबिलिटी है। इसरो का जो इकोसिस्टम है काफ़ी मजबूत है, और हमने स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज भी की इन स्पेस एक्स। लेकिन वीकनेस जानते हो क्या है, अभी भी जो हमारा अप्रोच है ना धुंधला है। कुछ चीज़ें डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रही है, कुछ एयरफोर्स कर रही है, कुछ इसरो कर रहा है, तो मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। सेम काम कई बार दो दो तीन तीन एजेंसी कर रही होती हैं, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, समझ गए। तो इसलिए आवश्यकता ये है, मतलब सॉल्यूशन ये बताते हैं राइटर। देखो, स्पेस में ना काम होने होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। मान लो दुश्मन देश ने अटैक कर दिया, भाई विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स डिसीजन लेना है कि करना क्या है। तो हमें चाहिए एक डेडिकेटेड स्पेस फोर्स। हमें क्या चाहिए? डेडिकेटेड स्पेस फोर्स चाहिए। या तो देखो ये नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जैसे अलग से ब्रांच के तौर पे इस्टेब्लिश की जाए, या फिर एयरफोर्स के अंदर ही एक सुपर इंपावर्ड कमांड होनी चाहिए। एयरफोर्स के अंदर ही सुपर इंपावर्ड कमांड होनी चाहिए जो डेडिकेटेड रूप से काम करे। इसके फायदे क्या होंगे? फायदे देखो ये होंगे, प्लानिंग बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि डिफेंस स्पेस एजेंसी कुछ कर रही है, एयरफोर्स कुछ कर रही है, नहीं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी। स्पेस वॉरियर तैयार होंगे, मतलब वो एक्सपर्ट्स, वो स्पेशलिस्ट तैयार होंगे जिनको घनघोर नॉलेज होगी स्पेस में वारफेयर की। और इवन प्राइवेट सेक्टर और इसरो की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको मिलिट्री बढ़िया ढंग से यूज कर पाएगी अगर सिर्फ एक कमांड होगी तो। और स्पेस के लिए जो खरीदारी करनी है वो भी तेज होगी, प्रोक्योरमेंट तेज होगी। तो ये सारे फायदे होंगे अगर एक डेडिकेटेड इंडियन स्पेस फोर्स होगी तो। और राइटर बोलते हैं ये जो डेडिकेटेड इंडियन स्पेस फोर्स बनाई जाए ना, ये पार्लियामेंट में कानून के थ्रू बनाई जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कोई फोर्स अगर पार्लियामेंट में कानून के थ्रू बनाई जाती है ना, जैसे इससे क्या होता है, लेजिटिमेसी आती है। मतलब पार्लियामेंट में बहस होगी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होंगे कि वो स्पेस फोर्स क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। फंडिंग फिक्स होगी, बजट आएगा हर साल। अदरवाइज तो ब्यूरोक्रेट के रहमो करम पे वो एजेंसी निर्भर रहेगी, कभी ब्यूरोक्रेट ने फंडिंग दे दी, कभी नहीं दी। और अगर पार्लियामेंट के एक्ट से वो फोर्स बनेगी तो सरकार बदलने पर भी स्टेबिलिटी रहेगी। दुनिया को भी सिग्नल जाएगा एक्ट से कि इंडिया इस मामले में सीरियस है। तो राइटर कहते हैं जैसे सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट कर दी थी ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो उस प्रकार के ऑर्डर से ना करे सरकार, पार्लियामेंट में एक एक्ट करके करें। समझ गए? तो कुल मिला के देखो, ये हमने स्पेस को गार्ड करने से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप मलेशिया की लोकेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है बीच में, स्टेट ऑफ मलक्का। इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, मतलब बहुत नैरो वाटर की स्ट्रिप है जहां से विभिन्न देशों के जहाज गुजरते हैं। और ये अगर स्ट्रेट बंद हो जाए तो विभिन्न देशों को जहाज ले जाने में बड़ी दिक्कत आए, खास करके चाइना को। ऊपर मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है। अब देखो, इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको ना इंडिया की एक पॉलिसी बताता हूं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? पहले लुक ईस्ट लॉन्च की थी 1991 में, बाद में इसे एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, मतलब वेस्ट के साथ साथ उस समय इंडिया ना काफ़ी फोकस कर रहा था यूरोप पे, यूएस पे। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बोला भाई वेस्ट के साथ साथ, यानी यूरोप यूएसए के साथ साथ हमें ना ईस्ट एशिया पे भी फोकस करना है। तो ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने इसे कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप बोलोगे सर लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है एक्शन का। 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिसी लॉन्च की एक्ट ईस्ट, इसमें इस चीज पे फोकस किया कि भाई सिर्फ देखना नहीं है, एक्शन भी लेना है। जो हमारे ईस्ट में देश आते हैं उनके साथ
तीन चीज़ों पे फोकस करना है, कनेक्टिविटी पे, कॉमर्स पे और कल्चर पे। तो मलेशिया की लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 40% जो ट्रेड है ना वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है, और चाइना की जो एनर्जी सप्लाई है जैसे मैंने बताया यहीं से आती है, चोक पॉइंट है। तो अब क्या हुआ, अब देखो पहले ना मलेशिया और इंडिया के रिलेशन ना एक समय में ख़राब हो गए थे, क्योंकि मलेशिया ने ना कश्मीर के मुद्दे पे थोड़ा पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने ना मलेशिया की यात्रा की 7 और 8 फरवरी को। राइटर बोलते हैं ये एक प्रकार से ना इंडिया मलेशिया रिलेशंस में ना रीबूट है, मतलब रिलेशंस फिर से पटरी पर आ गए हैं। समझ गए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ना पुरानी बातें छोड़ दी हैं, उन्होंने फ्यूचर पे फोकस करना स्टार्ट किया है। और ये जो मुलाकात हुई, सबसे बड़ा आउटकम जानते हो क्या निकल के आया? सबसे बड़ा आउटकम निकल के आया सेमीकंडक्टर्स। देखो विभिन्न कंपनीज ये चाहती हैं कि चाइना के अलावा भी हमारे पास में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इंडिया और मलेशिया दोनों देश जो हैं वो परफेक्ट मैच है। समझ गए? एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ। मान लो चिप बनाना, देखो एक ना खाना बनाने के समान है, कुकिंग प्रोसेस है, मान लो चिप बनाना। तो देखो रेसिपी में इंडिया स्ट्रोंग है, मतलब कि इंडिया में आपको पता है फैब्रिकेशन प्लांट भी लग रहे हैं, तो बनाना कैसे है चिप, उसमें इंडिया स्ट्रोंग है। दोनों देशों की बात कर रहे हैं, इंडिया मलेशिया में दोनों में से इंडिया स्ट्रोंग है रेसिपी के मामले में। हमें पता है चिप कैसे बनती है, फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा है। लेकिन देखो उसकी पैकेजिंग में, सर्विंग में मलेशिया स्ट्रोंग है। दोनों देश अगर मिल के काम करें तो फिर देखो दोनों को फायदा होगा। तो इसीलिए दोनों देशों ने ना मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल बनाया है, और एक सेमीकंडक्टर के मुद्दे पे एक्सचेंज ऑफ नोट्स भी साइन हुआ है। और ये जो नोट्स साइन हुए हैं ना सेमीकंडक्टर के इशू पे, ये चाइना प्लस वन अप्रोच को ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा। मलेशिया की एक एकेडमी है सेमीकंडक्टर एकेडमी, वो और आईआईटी मद्रास दोनों आपस में जुड़ गए हैं। मतलब चेन्नई और मलेशिया का एक टेक हब है, जैसे हमारा टेक हब है ना बेंगलुरु, तो वहाँ का एक टेक हब है पिनांग। तो चेन्नई और पिनांग के स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करेंगे, सेम टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर पर ट्रेन होंगे। तो ये देखो नॉलेज डिप्लोमेसी का ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं फाइनेंस की। एक अच्छी चीज़ देखो ये भी हुई, अब इंडिया का यूपीआई और उनका पेनेट है, ये भी आपस में इंटीग्रेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। तो अब देखो इंडिया के टूरिस्ट मलेशिया घूमने जाएंगे या फिर मलेशिया के स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे, तो पैसों की जो पेमेंट है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। पहले रेमिटेंस से पैसा भेजते थे, मलेशिया में गए हमारे वर्कर्स तो बहुत पैसा कटता था, लेकिन अब तो मिनटों में पेमेंट हो जाएगी और पैसा भी बहुत कम कटेगा, चार्ज बहुत कम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए भी बात हुई, जैसे आरबीआई और मलेशिया का जो सेंट्रल बैंक है ना, बैंक निगारा, ये दोनों एग्री हुए हैं कि अब हम आपस में ट्रेड करेंगे डॉलर में नहीं बल्कि रुपी और रिंगिट में। रिंगिट उनकी करेंसी है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब देखो मान लो इंडिया का कोई एसएमई है, मतलब छोटी फैक्ट्री है, अब उसे मान लो मलेशिया से थोड़ा सा रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो पहले तो वो देखो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा और फिर उस डॉलर को मलेशिया के बायर को देगा, तब जाके वो रॉ मटेरियल भेजेगा। उसी प्रकार से मान लो मलेशिया को ना इंडिया से कपड़ा मंगवाना है, वो पहले अपनी करेंसी रिंगिट को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और डॉलर इंडिया के सेलर को देगा। तो 2 बार कन्वर्जन फीस लगती थी, डॉलर का रेट अगर बढ़ गया तो नुकसान होगा। लेकिन अब सीधा सीधा देखो रुपी रिंगिट में ट्रेड होगा और ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है कम से कम होगी। इंडिया का जो कपड़ा है वो मलेशिया में सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा बिकेगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर इसके बाद आते हैं डिफेंस पे। डिफेंस में भी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया है। देखो इंडिया और मलेशिया दोनों ना रशिया के सुखोई 30 जेट्स उड़ाते हैं। रशिया देखो अभी वार में बिजी है, तो ना अगर मान लो सुखोई 30 जेट्स के स्पेयर पार्ट्स लेने हैं तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो इंडिया के पास में अभी ना बहुत बड़ा एक मेंटेनेंस का इकोसिस्टम है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हम ना मलेशिया के
हम मलेशिया की मदद कर सकते हैं उनके जेट्स मेंटेन करने में। इसलिए एक फोरम बनाया गया है, सुखोई 30 फोरम। ये देखो एक बहुत बढ़िया मूव है। मतलब मलेशिया की अभी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, तो हम दोनों ना मिलके एक सिनर्जी स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं कि जिससे मलेशिया हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए, क्योंकि इसमें मलेशिया अनकंफर्टेबल होगा। तो इंडिया ने इसलिए फोरम बना दिया, सुखोई 30 फोरम, कि भाई हमें भी कुछ लेना होगा तो हम भी आपसे ले लेंगे। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की जाती है। जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं दोनों देशों के बीच में कंटिन्यू रहेंगी। जैसे एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। तो ये देखो एक प्रकार से ना इंडिकेशन है, सिग्नल है दुनिया को कि मलक्का स्ट्रेट की सिक्योरिटी में भी ना इंडिया और मलेशिया जो है वो दोनों पार्टनर हैं। समझ गए? मलेशिया देखो थोड़ा ना वैसे कोशिश रहता है चाइना को लेके, लेकिन इंडिया के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो भी मलेशिया भी सारे जो अंडे हैं सिर्फ चाइना की टोकरी में नहीं रखना चाहता। फिर इसके बीच में राइटर बोलते हैं देखो रिश्ते ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होते, लोगों के बीच में भी होते हैं। इसलिए कल्चर को लेके भी काफ़ी कुछ किया गया। जैसे यूनिवर्सिटी मलेशिया में ना थिरुवल्लुवर सेंटर खुलेगा। थिरुवल्लुवर आप जानते ही हो, एक महान तमिल कवि थे, और मलेशिया में तमिल जो डायस्पोरा है ना वो अच्छी खासी संख्या में है। तो ये थिरुवल्लुवर सेंटर वहाँ पे खुलेगा, तो उस डायस्पोरा को ये सेंटर कनेक्ट करेगा। फिर टूरिज्म से संबंधित बात बोली जाती है। टूरिज्म में देखो बहुत स्कोप है। 2024 का डेटा देखो, 10 लाख इंडियंस मलेशिया गए, लेकिन कितने मलेशियन इंडिया में आए? सिर्फ 30,000। तो ये गैप अपने को भरना है। इसलिए देखो मलेशिया और इंडिया के बीच में ना टीयर 2 सिटीज़ की जो फ्लाइट्स है ना वो बढ़ाई जा रही हैं। समझ गए? और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर देखो दो देशों के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट्स होती हैं ना, कुछ नहीं, स्टेटमेंट साइन हो गई, बाद में वो स्टेटमेंट धूल खाती रहती है। इसलिए देखो सीओ फोरम को ये पावर दी गई है, सीओ फोरम को पावर दी गई है, ब्यूरोक्रेसी को पावर नहीं दी गई है कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने की। तो सीओ फोरम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेगा। जैसे एक कंपनी है मलेशिया की जनतारी, ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनी है जनतारी, ये इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। मलेशिया इंडिया के हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा इंडियन हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज भी मलेशिया में जाएंगी। तो ये सब होगा, और पावर किसको दी गई है? सीओ फोरम को, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को। कुल मिला के देखो इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस में ना ये एक नया चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है, और पहले खराब रिश्ते थे लेकिन अब रिश्ते पटरी पर आ गए हैं। इसके अलावा द हिंदू के आर्टिकल में भी 2-3 और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि दोनों आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएं। देखो इंडिया ना मलेशिया से इसलिए नाराज हुआ था क्योंकि ना 2025 में जब पहलगाम में अटैक हुआ था ना, तो उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस इंसिडेंट की ना फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे टेररिज्म को कंडेम नहीं किया था मलेशिया ने, और इंडिया ने ये उम्मीद की थी कि मलेशिया कम से कम इस मुद्दे पर इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा। फिर दूसरी बात ये हुई, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ना ये ऑफर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को होस्ट किया था, और दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन का ऑफर दिया था। जबकि देखो इंडिया ना मीडिएशन यानी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को स्वीकार नहीं करता कश्मीर के इश्यू पर, तो उस चीज़ से भी इंडिया नाराज़ हो गया था। इंडिया के लिए वो रेड लाइन थी। फिर एक जाकिर नाइक का इशू है। जाकिर नाइक इंडिया में ना UAPA एक्ट के तहत वांटेड है, लेकिन वो मलेशिया में बैठा है, तो इसके कारण भी कई बार रिलेशंस में स्ट्रेन आता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट के दौरान जाकिर नाइक पे बात नहीं की गई। फिर एक पॉइंट ब्रिक्स का भी आता है। मलेशिया ना ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। इंडोनेशिया ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, और इंडिया इस बार ब्रिक्स के समिट को होस्ट करेगा। तो जॉइंट स्टेटमेंट में ना मलेशिया की जो एस्पायरेशंस थी ना उसको सिर्फ नोट किया गया, सपोर्ट नहीं किया गया, नोट किया गया अभी।
और क्रॉस बॉर्डर इस विजिट के दौरान ना जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जरूर कंडेम किया गया, और दोनों के बीच में ये भी डिसाइड हुआ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस टास्क फोर्स में ना इंडिया और मलेशिया आपस में ना जॉइंट इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। तो ये कुछ अलग 4-5 बातें निकल के आती हैं उस आर्टिकल में, द हिंदू वाले में, वो भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल ना अर्बन वाटर क्राइसिस से संबंधित है। लेकिन ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले ना एक टर्म का मतलब आप जान लीजिए, आपने ये टर्म सुनी भी होगी, जीरो डे। जीरो डे टर्म का क्या मतलब है? साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन में ना क्राइसिस आए थे, तो वहां से ये जो टर्म था ना वो फेमस हुआ था। इस टर्म का मतलब ये है वो दिन जब देखो नलों में पानी आना ना बंद हो जाएगा, यानी बिल्कुल ड्राई, पानी आ ही नहीं रहा शहर में, तो उस दिन को बोलते हैं जीरो डे। तो अब ना देखो ये ना रियलिटी बनती जा रही है जीरो डे वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज में। जैसे सबसे पहले ना ईरान के शहर तेहरान की बात कीजिए। तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल है, ईरान की राजधानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ना एक हैरानी वाला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि तेहरान को शिफ्ट करना अब एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि अब एक कंपल्सन है, मजबूरी है। सोचो, एक देश अपनी राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हमारे देश की बहुत सारी नॉर्थ इंडियन सिटीज़ डिपेंड करती हैं हिमालयाज पे, वहाँ से बर्फ़ पिघलती है, नदियों में पानी आता है ना। उसी प्रकार से देखो तेहरान जो सिटी है ना वो डिपेंड करती है अल्बरोज माउंटेन्स पे। अल्बरोज माउंटेन्स, यहाँ पे देखो बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो पिघल कर पानी आता है तेहरान में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने ना सब कुछ बदल के रख दिया है। स्नोफॉल अब होता ही नहीं, बहुत कम हो गया है। ग्लेशियर्स जो हैं वो नेचुरल साइकिल से बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो कई बार सप्लाई बहुत ज़्यादा, कई बार सप्लाई बहुत कम, और तेहरान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कंसिक्वेंसेस क्या है? कंसिक्वेंसेस है लैंड सब्सिडेंस। आप बोलोगे सर लैंड सब्सिडेंस का मतलब तो बताओ। लैंड सब्सिडेंस का मतलब देखो ये होता है, जब ज़मीन के नीचे से ग्राउंड वाटर पूरा निकाल लिया जाता है ना, खोखली हो जाती है नीचे ज़मीन, तो ज़मीन ना धंसनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब एक्वीफायर्स सूख जाते हैं ना, तो रिजल्ट ज़मीन धंसनी स्टार्ट हो जाती है। और तेहरान में एग्जैक्टली यही हो रहा है। बिल्डिंग्स जो हैं क्रैक हो रही हैं और ज़मीन धंस रही है। तो ईरान के प्रशासन ने क्या किया है, वहाँ पे ना स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं और प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है। राइटर बोलते हैं ये तो वही बात हो गई, आप कैंसर के ट्यूमर पर बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हो, इससे कुछ होगा थोड़ी ना। फिर जकार्ता की बात कर लीजिए। इंडोनेशिया का एक शहर है जकार्ता। जकार्ता का हाल तो देखो तेहरान से भी बुरा है। वहाँ पे ऑलरेडी देखो कैपिटल को छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, अभी जकार्ता है, लेकिन नई कैपिटल वो शिफ्ट कर रहा है नुसांतरा में। नुसांतरा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जकार्ता धीरे धीरे अब डूब रही है। वहाँ पे ना सिर्फ 40% लोगों के पास में ना पाइप्ड वाटर है, 60% लोग ना ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं। और इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाल लिया गया है कि अब ना ज़मीन धंसनी स्टार्ट हो गई है, लैंड सब्सिडेंस स्टार्ट हो गया है। 15 सेंटीमीटर लैंड जो है हर साल नीचे धंस जाता है, और समुद्र में पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है दूसरी तरफ से। तो कई कई एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे एक साल में ना 28 सेंटीमीटर तक ज़मीन धंस रही है। सोच के देखो, अगले 25 सालों के अंदर अंदर जकार्ता देखो पूरी तरह से डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल सिटीज़ का ये हाल है, इंडिया का भी यही हाल है भाई। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है इंडिया की 21 मेजर सिटीज़ जो हैं वो स्ट्रेस में हैं। ये नाम भी आप देख सकते हो, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, शिमला, सब वाटर स्ट्रेस में हैं। चेन्नई में तो आपको याद होगा 2019 में फ्लड भी आई थी। 2019 में फ्लड आई थी और बिल्कुल जीरो डे जैसी सिचुएशन थी, पानी खत्म हो गया था, ट्रेन में पानी भर के लाना पड़ा था 2019 में चेन्नई में। और दिल्ली की कहानी तो देखो हम सब जानते हैं। कई एरियाज दिल्ली के ऐसे हैं आज भी पानी जहां ना अल्टरनेट डेज पे आता है। पहले 24/7 की सप्लाई का सपना हुआ करता था, लेकिन अब तो देखो टैंकर माफिया का राज चलता है दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में। फिर यमुना देख लीजिए कितनी मैली हो गई है।
छठ पूजा के दौरान हम देखते हैं सफ़ेद झाग जो है देखने को मिलता है यमुना में, वो सफ़ेद झाग क्या है? वो अमोनिया है। और आता कहाँ से है ये अमोनिया? देखो, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या फिर सीवेज ट्रांसफ़र कर दिया बिना ट्रीट किए, तो वहाँ से आता है। और जब ये अमोनिया बढ़ जाता है ना, फिर देखो इवन ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो भी काम नहीं कर सकते, और पानी जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं रहता है। दिल्ली की तो एक और समस्या है, पानी आता कहाँ से है? हरियाणा और यूपी यहाँ से आता है। जब ये स्टेट्स पानी रोकते हैं ना, तो दिल्ली फिर पूरा प्यासा हो जाता है। तो विभिन्न स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन जरूरी है। अगर ये बिगड़ा तो दिल्ली भी प्यासा हो जाएगा। फिर राइटर बोलते हैं, देखो अल्ब्रोज माउंटेन्स में दिक्कत है। दिक्कत तो भाई हमारे हिमालयाज में भी है। जैसे राइटर एक टर्म यूज करते हैं, डेथ ऑफ स्प्रिंग। डेथ ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज ने ना सीजन्स बिगाड़ दिए हैं। मतलब देखो, स्प्रिंग का आना मतलब विंटर के जाने वाली बात होती है, लेकिन इस बार स्प्रिंग के पहले दिन ही इतनी बारिश, इतनी ठंड हुई कि वो स्प्रिंग सीजन ही मर गया। मतलब समझ गए? और जैसा मैंने बोला ना, ईरान में जैसे अल्ब्रोज माउंटेन्स हैं, वैसे हमारे हिमालयाज हैं। वहाँ से गंगा, यमुना, सतलुज, ये सदाबहार नदियाँ निकलती हैं। इन सब का सोर्स क्या है? ग्लेशियर्स ही तो हैं, लेकिन ग्लेशियर्स तो तेजी से पिघल रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रही है ना। फिर इसके बाद में सोल्यूशन की बात करते हैं राइटर। देखो हमारे देश में ना कुछ कुछ स्कीम्स तो हैं, कुछ स्कीम्स हैं, जैसे अटल ग्राउंड वाटर स्कीम है। इसका मेन फोकस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोगों को समझाना कि भाई ग्राउंड वाटर उनकी एसेट है। वाटर बस्टिंग सिखाई जाती है अटल भूजल योजना में। टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीजोमीटर्स है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो देखो ग्राउंड वाटर प्रेशर मेजर करता है और डेप्थ मेजर करता है। रियल टाइम बेसिस पे डेटा देता है कि पानी कितना नीचे गया। मेजर करेंगे तभी तो देखो ठीक करेंगे हम। फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी हम कहने को चलाते हैं, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हमने चलाया, लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट से क्या होगा? और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से फिर इकोलॉजी के भी डैमेज होने का खतरा रहता है ना। ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन हम बढ़ा रहे हैं ताकि पौधों की जड़ों में सिर्फ उतना पानी चाहिए जितनी जरूरत है, पानी का वेस्टेज ना हो। लेकिन कुल मिला के देखो ये प्रयास जो है वो इनफ नहीं है। तेहरान और जकार्ता का एग्जाम्पल हमें डराता है। कल को वहाँ पे ऐसा हुआ है, कल को दिल्ली के साथ भी हो सकता है, इंडिया की दूसरी सिटीज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब देखो अपने को ना प्रॉब्लम को, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को हेड ऑन लेना होगा। अदरवाइज देखो जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी फिर हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं, कुछ करने की सिचुएशन में हम रहेंगे नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वाटर क्राइसिस से संबंधित। ये क्वेश्चन देखो आपको अटेम्प्ट करना है। वाटर क्राइसिस से संबंधित जो आर्टिकल डिस्कस किया ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।